हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी और एमबीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो दोस्तों, 1 से 4 सेट मैंने इससे पहले भी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके जरूर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और वहां से आपको एक लेवल भी पता चलेगा कि एमबीए और एलएलबी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो इससे आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छा फास्ट ट्रैक चीजें लग सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको वो मदद करने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और ये पांचवा सेट है, जैसा कि मैंने बताया कि 4 सेट मैंने पहले ही करा दिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कट भी मैंने लगाया हुआ है और बहुत ही शानदार। और इसके साथ साथ सीयूईटी जीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए, टॉपिक एक है मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे एक एक करके। क्वेश्चन क्या बोला है पहले देख लीजिए, आराम से एकदम इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन बोल रहा है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। यानी एक को किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना सी से तिगुना समय लगता है। साथ मिलकर काम करने पर वे 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अलग अलग की। यानी ए बी, थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए, पहले ए बी और सी, पहले इनका देख लेते हैं टाइम ये क्या ले रहे हैं। टाइम क्या ले रहे हैं भाई, टाइम यहां लिख दे रहे हैं। ये टाइम देखिए, ए को किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना और सी से तिगुना। मान लेते हैं कोई ऐसा, देखिए 2 और 3, यहाँ तिगुना है, यहाँ क्या है, यहाँ दोगुना है। तो इन ऐसा एलसीएम लीजिए या 2 या 3 से कट जाए वो, या दोगुना या तिगुना का एलसीएम लीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, दोगुना या तिगुना का एलसीएम यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नंबर लीजिए जिससे कि आप आराम से तीनों का वैल्यू पुट कर सकें। देखिए, अगर मैं कह दूं, समझिएगा, ए को किसी काम को करने में बी से दोगुना समय लगता है तथा सी से तिगुना। तो अगर मान लूं मैं कि सी को 6 टाइम लगता था, तो क्या बोलता है, सी को अगर 6 टाइम लगता था, तो मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझिएगा। ए को किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना और सी से तिगुना समय लगता है। यानी सी से तिगुना, यानी सी से तिगुना का मतलब 6 × 18 इसको लगेगा, है कि नहीं। और बी से दोगुना, यानी बी से दोगुना यानी बी का कितना होगा, 9 होगा, तभी तो इसका दोगुना होगा। देखिए बी से दोगुना हो गया, 9 × 2 = 18 और सी से तिगुना 6 × 3 = 18। ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ठीक है। अब हमारा काम सेट हो चुका है। अब हम चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। आइए इसको कट करके पहले सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं। 6 से काट दीजिए, 6 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 से 18 और 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6। ये तो हो गया टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो के ठीक अपोजिट होता है। तो पहली बात तो अपोजिट निकालने के लिए ये नहीं कि क्या करें कि यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 6 कर दें, ऐसे कभी मत करिएगा, इससे गलत हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, देखिए एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये तीनों कट जाए। अगर ऐसा नंबर हम मान लीजिए 6 3 2 में लेते हैं 6, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 को 6 बनाने के लिए कितना बार ले जाना पड़ेगा, एक बार लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और 3 को 6 बनाने के लिए 2 बार लेके जाना पड़ेगा और 2 को 6 बनाने के लिए 3 बार यहां गुणा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो निकली है वो निकली है 1 2 और 3, समझ रहे हैं। यानी ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता 3 है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है कि साथ मिलकर काम करने पर वो 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो भाई अगर साथ मिलकर काम करें तो साथ मिलकर करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 और 3 6 काम करेंगे एक दिन में। काम कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं। कितना काम हो गया, टोटल टोटल वर्क हो गया हमारे पास 12। अब बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 2 है। इससे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे 2 6 12 यानी 6 टोटल दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से एफिशिएंसी हम निकाल करके चीजों को
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, टाइम का अगर रेशियो दिया हो और एफिशिएंसी का निकालना हो तो आप क्या करेंगे ना, उसका ठीक अपोजिट कर दीजिए। दो अगर रहता, यहाँ ए बी सिर्फ रहता तो हम अपोजिट कर देते, लेकिन तीन यहाँ पे लोग थे, 3 पर्सन थे, तो कहीं ना कहीं हमें तीनों का निकालने के लिए एलसीएम लेकर के उसमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 6 3 2 का एलसीएम ले लिया हमने 6, और फिर उसके बाद डिवाइड किया 6 से, तो एक बार में गया, इस तरह से आगे किया हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए। उसके बाद एफिशिएंसी निकल गया तो हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क निकल गया, और टोटल वर्क 12 था, और 12 बी कितने दिन में करेगा ये पता करना था, तो बी की एफिशिएंसी 2 थी, 2 से भागा दे दिया तो 6 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीयूईटी जीटी के भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में कराए हैं, तो एक बार जरूर जाकर उसको देखिएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उसमें भी लेवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा देख सीखने को। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, read both the statements and decide which of the following answer twice correctly depicts the relationship between these two statements। देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट ये दिया है और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट दिया है। ये आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। देखिएगा कॉज एंड इफेक्ट एक टॉपिक है रीजनिंग का, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमबीए का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ये पढ़ करके बस आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इसमें से है जो कॉज है और कौन सा इफेक्ट है इसका, कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है उसका। ठीक ना, तो पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है सीनियर सिटीजन ऑफ द सिटी हैव कंप्लेन्ड अबाउट द लेट नाइट डिस्टर्बेंस कॉज्ड ड्यू टू लाउड स्पीकर्स, स्पीकर्स यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी फेस्टिवल के दौरान जो लाउड स्पीकर यूज किया जाता है उसकी वजह से शहर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लेट नाइट में हो रहा है, ये कुछ सीनियर सिटीजन ने कंप्लेन किया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो द गवर्नमेंट हैज इशूड ए डायरेक्शन बैनिंग, डायरेक्शन कर लीजिएगा, डायरेक्शन बैनिंग लेट नाइट सेलिब्रेशन involving use of loudspeakers, it is not being strictly followed in some of the areas। यानी गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस इशू किया है कि लेट नाइट में जो सेलिब्रेशन है जिसमें लाउड स्पीकर का यूज किया जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली रोकने के लिए बात करी गई है, यहाँ पे बात कही गई है। देखिए यहाँ है ना बैनिंग, मतलब रोकने की बात की गई है, लेकिन कुछ एरिया में उसको अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है स्टेटमेंट में। दोनों स्टेटमेंट को हमने समझ लिया है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कॉज है और कौन से इसका इफेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब प्रभाव। भाई कारण क्या था, कारण ये था कि सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम हो रही थी। सीनियर सिटीजन को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको कहीं ना कहीं, भाई सीनियर सिटीजन आप जानते हैं उनकी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उनको, है ना, और ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं जब बहुत तेज लाउड स्पीकर बजता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, कंप्लेन कर दिया कि भाई रात में जो बज रहा है इतना तेज लाउड स्पीकर फेस्टिवल के दौरान वो हमें दिक्कत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो कॉज था, कॉज यानी ये था कारण, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि गवर्नमेंट ने बैन करने की अपील किया, मतलब एक तरह से अपील क्या किया, एक तरह इशू किया नोटिस कि भाई ऐसा है कि अब शहरों में लेट नाइट में ज्यादा लाउड स्पीकर का आप यूज नहीं करेंगे। ये तो इसका इफेक्ट हो गया है कि नहीं है, समझ रहे हैं, ये तो प्रभाव हो गया। कारण ये था, प्रभाव ये हुआ। ये कारण था, लोगों ने वो किया, कंप्लेन किया सीनियर सिटीजन ने, और प्रभाव ये हुआ कि गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया कि आप लाउड स्पीकर को आप रात में यूज नहीं कर सकते। तो पहला जो है वो कॉज हो गया और सेकंड इसका इफेक्ट हो गया। इफ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, ओके बिल्कुल, इज इट्स इफेक्ट, बिल्कुल सही है, पहला ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी आपको आगे मिल जाएगा, देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, वही जो मैंने अभी समझाया है वही है, पहला आंसर सही है। पहला यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, बिल्कुल सही बात है। पहला कारण है कि भाई लोगों ने कंप्लेन किया और प्रभाव उसका ये हुआ कि गवर्नमेंट ने नोटिस इशू कर दिया इसको बैन लगाने को लेकर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है वैसे तो मैं कहूंगा कि, क्योंकि ये थाली में रखकर आपको नंबर देता है, लेकिन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के वो अच्छे से हो पाएगा। देखिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लगने लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ गए ना
समझिए 10 से 15 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दुकानदार ने घड़ी का क्रय मूल्य मूल्य से 20% अधिक अंकित। ठीक है भाई, मान लीजिए क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपया था, ठीक ना। सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मान लेते हैं सीपी जो है वो 100 रुपया था। अब क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मान लेते हैं 20% वो अधिक अंकित करता है, 20% जो है ज्यादा। 100 का 20% 20 होता है तो 120 हो जाएगा, यानी 20% बढ़ा करके एमआरपी उसने 120 रुपया अंकित कर दिया। ठीक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद अगर कहा जाए तो 120 रुपए पे उन्हें 120 रुपए पे उसने 15% छूट दे दिया। 15% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। 0 से 0 कटेगा, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और 2 छके बार 18 रुपए होगा। यानी अगर 120 रुपए का एमआरपी है तो उसने 15% छूट दे दिया, और 15% छूट दिया तो कितना, 18 रुपए का छूट दिया। 120 में से 18 घटेगा तो आएगा 102। 102 में उसने क्या किया, बेच दिया। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसने कितने में बेच दिया, 102 रुपए में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार ने घड़ी के लिए 408 रुपए लिए, यानी उसने बेचा कितने, 408 रुपए में बेचा। भैया क्वेश्चन के हिसाब से तो 408 रुपए में बेचा, हमारे हिसाब से 102 रुपए में बेचा था। 102 का ना बेच के 408 का बेचा, कितने गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। देख लीजिए, 400 है ना, 102 यहाँ है, 408 वहां है, 4 गुना ज्यादा। गुणा करके देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 0 0 और 4 एकम 4, ठीक ना। तो इस तरह से 4 गुना ज्यादा अगर बेचा है तो उसी तरह क्रय मूल्य भी हमने जो 100 माना था वो भी 100 ना होकर के अपने आप का 4 टाइम ज्यादा, यानी 400 होगा। 4 टाइम ज्यादा कितना होगा, 400 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखिए एक क्वेश्चन ना पोजीशन इंटरचेंज का अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। ये क्वेश्चन पोजीशन इंटरचेंज का है, मैंने इंटरचेंज यहां देखा तभी समझ गया था कि ये पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। अब ये क्या है, देखिए रीजनिंग में एक टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा रैंकिंग, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है, नया है टॉपिक, तभी कोई बात नहीं, मैं आपको पेड कोर्स में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने ट्रिक के जरिए आपको बताया। देखिए ट्रिक्स क्या होते हैं ना, कि आपको विद इन टाइम क्वेश्चन करने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वो। अगर ट्रिक्स आपको आ रहा है बहुत अच्छे से तो आप क्वेश्चन को विद इन टाइम कर पाएंगे, नहीं तो टिक 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 जब चलता रहता है ना कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, सीबीटी मोड में एग्जाम के, तो आपका ना दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। इससे क्या होता है कि अगर ट्रिक नहीं आता है, क्वेश्चन टाइम लेता है, तो आप उसकी वजह से 3-4 क्वेश्चन और छूट जाता है आपका। तो ट्रिक आना बहुत जरूरी है। अब इसमें मैं ट्रिक का यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पेड कोर्स में भी मैंने ऐसे ही बताया है। देखिए कैसे, जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना, दो लोगों का तो हमेशा दिया होगा इंटरचेंज में। अंकित एक दिया है, इनको लिख लीजिए भाई, अंकित का नाम लिख लीजिए एकदम प्यारे अक्षरों में यहाँ पे, है ना। उसके बाद एक और बंदा है यहाँ पे सुमित, सुमित भी लिख लीजिए अच्छे से, इनको भी बुरा लग जाएगा इसलिए अच्छे से लिखिएगा इनको भी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अंकित का रैंक जो है वो 7th है, लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, बस लिख लीजिए 7th रैंक लिख लीजिए इनका। उसके बाद 18th है राइट से, बस यहाँ लिखते जाइए, सुमित के नीचे 18th लिख लीजिए। फिर उसके बाद बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन सच दैट अंकित बिकम्स 21st। अंकित का फिर से कितना हो जाता है रैंक, 21st। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए अब यहां पे हो गया। अब बोला है क्या, क्या बोला है भाई, कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई टोटल नंबर कितना है अभी हमें नहीं पता, अभी हमें पहले सुमित का पता करना है। आइए एक्स की जगह हम पता करते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कभी भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना है, 7 और 21 का डिफरेंस कितना है, 14। तो यहां पर भी 14 का डिफरेंस होना चाहिए, और 14 का डिफरेंस का मतलब हमें 14 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 18 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32, है ना, 32 होगा। अब देख लीजिए डिफरेंस बराबर है, 7 और 21 के बीच कितने का डिफरेंस, 14, और यहाँ भी 18 और 32 का डिफरेंस 14, ठीक ना। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो आप डिफरेंस बराबर करिए, अगर नहीं है तो, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब टोटल पूछा है, ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछता, इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन का आंसर है, आप कहेंगे कैसे, देखिए पहला ये कि अगर पूछता कि सुमित का अब रैंक क्या होगा तो आंसर होता 32। सुमित का रैंक नहीं पूछा है, पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद सुमित का रैंक पूछता तो आंसर होता 32।
लेकिन यहाँ आंसर तो पूछा नहीं है, बस ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा टोटल क्या होता है, रैंक में आपने पढ़ा होगा रैंकिंग में, कि नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक ना। अब लेफ्ट कितना है, आप कहेंगे सर लेफ्ट राइट इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना, कोई भी एक पेयर ले लीजिए, दोनों में से ये वाला पेयर ले लीजिए या तो ये वाला पेयर ले लीजिए, ठीक ना, दोनों में से कोई पेयर ले लीजिए। चलिए ये वाला ले लेते हैं, दोनों आंसर सेम आएगा, 32 और 7 वाला ले लेते हैं, 32 प्लस 7 माइनस वन, यहाँ हो जाएगा 39 माइनस वन यानी 38 हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 38। अगर आप चाहते हैं कि सर हमने ये नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है, ठीक है यही वाला ले लीजिए। 18 और 21 कितना होता है 39 होता है, 39 में 1 माइनस करेंगे 38 आएगा, फिर भी आंसर हमारा सी आएगा। तो इस तरह से फटाफट, अगर देखिए मुझे बताना नहीं होता तो फटाफट फटाफट मैं करता और विद इन 15 to 20 सेकंड हम आंसर इसका दे सकते थे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, लेकिन वो आपके क्वेश्चन के बीचों बीच में आएगा, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देने का मैं मौका दूंगा, ठीक है। चलिए, which statement is are enough to give the answer of the question? In how many days can 16 men and 8 women together complete the piece of work? अच्छा, मतलब इस सवाल का जवाब देने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट यानी ए बी सी में किसकी जरूरत पड़ेगी? ए की पड़ेगी अकेले, बी की अकेले पड़ेगी, सी की अकेले पड़ेगी, या तीनों की जरूरत पड़ेगी, या किसी दो की पड़ेगी? आइए पता चल जाता है, वो तो हमें जहां आप इफिशियंसी निकाल लेंगे, ध्यान रखिए, जहां आप इफिशियंसी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में देखते हैं क्या दिया है, 8 men complete the piece of work in 10 days। भाई 8 men है, वो करते हैं किसी काम को कितने दिन में, 10 डेज में, ठीक ना। अभी हमको कुछ पता नहीं चला। सेकंड वाला पढ़ते हैं, 16 women complete the piece of work in 10 days। तो 16 वुमेन, तो 16 वुमेन उसी काम को कंप्लीट करती हैं कितने दिन में, 10 दिन में। देखिए 10 डेज यहाँ भी है। 5 वुमेन, अब देखिए यहाँ भी वुमेन है यानी कोई तीसरा नहीं है, यानी दो ही है, मेन और वीमेन है ना। अब अगर हम इफिशियंसी यहाँ निकाल लेते हैं तो यहाँ हमें किसका इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, मेन और वीमेन का, ठीक ना। अब मेन वीमेन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम काट देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा यहाँ, उसके बाद 8 से काट दीजिए एक बार में, 8 से काट दीजिए 2, 16 बार, मतलब 16 काट दीजिए 2 बार में, यहाँ 1m आएगा और इक्वल टू 2w, और हम m इधर रहने देते हैं, w इधर ला देते हैं, तो क्या हो जाता है 2 और यहाँ 1, यानी मैन जो है उसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, विमेन की एफिशिएंसी 1 आ गई। यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम कर सकता है, एक औरत एक दिन में 1 काम कर सकती है। एफिशिएंसी निकल गई, और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, ए और बी की। अब हम इससे टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम पूरा काम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बस 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब आगे सवाल का जवाब देने के लिए, इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मेन एंड 8 वीमेन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अब हमें भाई जितना भी टोटल काम करना पड़ेगा, हमें नहीं पता, जितना भी टोटल काम करना पड़ेगा, अगर 16 मेन और 8 वीमेन कितने दिन में करेंगे ये हम यहां से पता लगा के बता सकते हैं, क्योंकि हमें मेन और वीमेन की एफिशिएंसी पता चल गई है। तो हमें ए और बी की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम सी से पता लगा लेंगे कितने दिन में 16 और इतने काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, 16 और 8 पुरुष महिला वाली, हाँ हो गया कि कितने दिन में काम करेंगे बता ही दिया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वोटिंग से, ये परसेंटेज का एक टॉपिक है। परसेंटेज में मैंने पेड क्लास में चौथे या 5वें वीडियो में पिछली बार कराया भी था ये, कि भाई जब कभी भी वोटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप करेंगे। आसान क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ बोल रहा है कि 5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया एक चुनाव में, एक उम्मीदवार को 2,55,000 वोट मिले, ठीक है। कुल वैध वोटों का 60% था, मतलब 2,55,000 जो वोट मिले ना, 2,55,000 जो वोट मिले वो कुल वैध वोटों का केवल कितना परसेंट था, 60% था। अगर परसेंट में कहें तो 60% टोटल वैलिड वोट, ये टोटल वैलिड वोट 60% का 2,55,000 वैल्यू था। मतलब जितने भी मिले 100% अगर वैलिड वोट पड़े
तो 60% जो एक व्यक्ति को मिले उसका जो वैल्यू था वो, या वोट में कहें तो 2,55,000 था, और परसेंट में कहें तो 60% था, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई नंबर में अगर कहें, वोट के नंबर में तो 2,55,000 और परसेंट में कहें तो 60। तो अगर हमें 100% का निकालना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरा वैलिड वोट निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, अवैध वोटों की प्रतिशत क्या था। तो अवैध वोटों का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें वैध वोट पता करना पड़ेगा पूरा कितना था, ये तो 60% है, तो पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं। आइए आइए यहाँ पर क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक ना। आइए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से कटेगा, आइए काटते हैं पहले, 2 से ही काट देते हैं, 2 3 6, और यहाँ कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 बचेगा, 2 छक्के 2 सत्ते 14 बचेगा, 1 2 पंचे 10, और यहाँ 0 है ना, ये बचेगा 0, और यहाँ से कटेगा 3 से, एक यहाँ परसेंट कर लेते हैं, और यहाँ देख लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 चौक के 12, और बचा 3 दूना 6, 1 3 पाँचे 15, और 0, हाँ कट गया। यानी 1% का वैल्यू आया 4250। अगर 1% का वैल्यू है 4250, तो 100% करने के लिए यहाँ डबल जीरो लगा देंगे, अगर डबल जीरो इधर लगाएंगे तो डबल जीरो इधर भी लगाएंगे, तो 4250 1 2 0, यानी 4,25,000 ये वैलिड वोट आ गए। टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 4,25,000। अच्छा एक बात बताइए, अगर कुल वोट 5 लाख हैं जिसमें कि 4,25,000 वोट ये वैलिड वोट हैं, ठीक है, तो इनवैलिड वोट कितने हुए, जो बचे 5 लाख में से जो बचे हमारे कितने, 75,000, 75,000 जो बचे वोट वो इनवैलिड वोट थे, है ना, यही तो इनवैलिड होंगे। अब क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि अवैध वोटों का प्रतिशत क्या था। तो अवैध वोट कितने थे टोटल, 75,000, कितने में से भाई, 5 लाख में से, है ना, और गुणे 100। काट दीजिए इसको फटाफट, काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 1 2 3 0 1 2 3 0, 5 से काटेंगे 75, कितने बार है, 15 बार, 15% आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में है, 15% हमारा आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके ठीक है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। हाँ तो देखिए जिस क्वेश्चन का इंतजार था ना वो क्वेश्चन ही आ गया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आप दीजिएगा, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स को, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मैं क्वेश्चन का आंसर देखूंगा आपके, और उसको सही रहेगा तो हार्ट भी दे दूंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, इसका आंसर आप दे दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन के, और कोशिश मैं करता हूं कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको देता भी हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए रीजनिंग का एक टॉपिक है मिसिंग सीरीज, जिसका ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है पहले 4 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 19 अगला नंबर, नेक्स्ट 40 79 और 160। अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो इसका मतलब कुछ देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले तो स्क्वायर क्यूब ही देखते हैं, स्क्वायर क्यूब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लगभग लगभग कॉर्नर में तो आ रहा है, लेकिन क्यूब के कॉर्नर में आ रहा है, स्क्वायर के कॉर्नर में आ रहा है। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा माइंड को लगाएं तो 4 इंटू 2 हो रहा है, यहाँ देखिए 4 इंटू 2 प्लस 2 10 हो रहा है क्या, 10 इंटू 2 प्लस नहीं, 10 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, यहाँ देखिए, है ना। और क्या यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 19 2 जा 38 प्लस 2 40, और यहाँ हो रहा है 40 2 जा 80, यानी 42 जा 80 माइनस 1, यानी इंटू 2 माइनस 1। यानी इससे ये पता चलता है कि ये पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, फिर इंटू 2 प्लस 2 यहां पर भी होगा, इंटू 2 प्लस 2, यानी देखिए 79 में इंटू करेंगे 158, 158 प्लस 2 करेंगे 160, यानी अब जो पैटर्न फॉलो करेगा वो होगा इंटू 2 माइनस 1, यानी 16 दूना 32, यानी 320 माइनस 1 यानी 319 आना चाहिए।
क्योंकि 160 गुणे 2 करेंगे और तो 320 होगा, -1 करेंगे तो 319 आएगा, जो कि आंसर में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्क्वायर क्यूब करके भी देखेंगे तो मुझे बताइएगा। इसका देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो स्क्वायर से हो जाए, हो सकता है वो मिसिंग नंबर से हो जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई से हो जाए, डिवीजन से भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन और खासकर गैप्स को देख करके तो और क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा जो पैटर्न फॉलो हो रहा था, हमने दो को बस देखा है, एक दो, उसके बाद पैटर्न सेम फॉलो होने लगा तो हमने वैसे ही इसको कर दिया है। अगर आप कोई दूसरा मेथड आ रहा है आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टू ट्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, दो ट्रेन है, ट्रेन मान लीजिए ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ रही हैं। अच्छा, जब अपोजिट साइड आती हैं तो ध्यान रखिएगा दो कंडीशन बन सकता है। एक सेम डायरेक्शन में चलने से, सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो टाइम हमेशा, स्पीड हमेशा माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इससे आगे जाएगा, ये हमेशा इससे आगे जाएगा, तो माइनस होता रहेगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा आगे भी निकल सकता है ये। लेकिन जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड, सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, तो स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पीड प्लस हो जाती है। इसमें क्या है, टू ट्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, यानी स्पीड प्लस होगी। आप देखिएगा, स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, यानी दो ट्रेन है जिनका एक ट्रेन का स्पीड है कितना, 75 किलोमीटर मान लेते हैं, इनका जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, और इसका कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है ना, 100 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 175 किलोमीटर पर आवर, ये टोटल इनकी स्पीड हो जाएगी। अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है एक समय उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर थी, ठीक है भाई, दूरी 100 किलोमीटर थी। एक घंटे बाद, यहाँ एक घंटे बाद उनके बीच की दूरी फिर से 100 किलोमीटर है, यानी जो पहले दूरी थी 100 किलोमीटर वो तो उन्होंने कवर कर ही लिया, उसके बाद उससे ज्यादा एक दूसरे के और दूर चली गई 100 किलोमीटर, यानी देखा जाए तो 100 और ये वाला 100, लगभग 200 किलोमीटर इन्होंने पूरा टोटल तय कर लिया। और ये जो तय किया वो किस स्पीड से किया, दोनों का प्लस करके 175। तो यही पूछ रहा है कि भाई फिर से 100 किलोमीटर है तो टी का मान क्या है, टी का मतलब समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है ऊपर टोटल डिस्टेंस जितना भी है अपॉन में स्पीड। तो यहां पे हमने रख दिया। अब जब इसको करेंगे आप तो कर लीजिए, कैसे करेंगे भाई, हम कर लेते हैं 5 से 25 से काट देते हैं, 25 8 जा 200, 25 7 जा 175, 7 से जब कट करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और बचेगा 1/7 आवर। क्या 1/7 कहीं दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आइए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है जो बाहर निकालती है पानी को। भाई हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि छेद हो जाता है तो वहां पर से भी पानी निकलने लगता है। तो ये बोल रहा है कि एक टंकी है जिसमें एक आउटलेट पाइप लगी है, एक टंकी को 3 घंटे में खाली कर देती है, यानी स्पीड जो है खाली करने की वो 3 है। ध्यान से ध्यान रखिएगा, कितने समय में यह टंकी का 2/3 भाग खाली कर देगी। कितना खाली करना है, 2/3 भाग। और इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड कितना है खाली करने का, 3 है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बाई 3, तो भाई डिवाइड ही करेंगे ना 3 से, 3 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से 3 कटेगा कितने बार में, 2 घंटे में आएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस आप इसको थोड़ा सा समझ जाते तो आसानी से कर सकते थे। हाँ तो दोस्तों, आपने ये सब क्वेश्चन देखा,
क्वेश्चन देखने में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा, लेकिन बात बस ये आती है कि क्वेश्चन के वेरिएशन को आपने देखा और क्वेश्चन के प्रैक्टिस को आप करने के लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है डीएनएस की टीम की, जो कि एक बहुत ही वेल डिजाइंड और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज एक ही क्वेश्चन को देखते हुए, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए हमने कोर्स को डिजाइन किया है। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने देने वाला एकदम बेहतरीन कोर्स को डिजाइन किया है, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाने पाए। इसलिए डीएनएस लेके आया है आपके लिए सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025 प्रवेश बैच के माध्यम से, जिसमें कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एलएलबी और एमबीए की हम तैयारी करवा रहे हैं। इसमें देखिए एमबीए और एलएलबी में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे आप कर सकते हैं, जब रीजनिंग और मैथ में पकड़ तगड़ी हो। और मैं कहूं दो चीज ऐसे हैं जो कभी धोखा नहीं दे सकते आपको। जीके जीएस में क्या होता है, वो समुद्र जैसा होता है, कहीं से भी आ सकता है, उसमें आप कितना भी पढ़ लें कहीं से भी आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आपने कहा कि अरे इतना पढ़ने का क्या फायदा हुआ। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज है ना जो धोखा नहीं देती। यकीन मानिए अगर आपने उसके ऊपर वर्क कर लिया ना, तो यकीन मानिए वो आपको उसका बेनिफिट दे के जाएंगी। ये 110% वाली बात है, क्योंकि इसमें टॉपिक लिमिटेड है। लेकिन जीएस में कोई टॉपिक लिमिटेड नहीं होता, वो कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं और लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसी के लिए डीएनएस लेके आया है, कंप्लीट सिलेबस को पूरा कराया जाएगा ऑनलाइन। क्लास मीडियम जो है बाइलिंगुअल होने वाला है, और इसके साथ साथ लाइव डाउट सेशन आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए वो मिलने वाला है। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट में पीवाईक्यू हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, और जितने जितने पेपर होते जा रहे हैं उसको भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। और जितना भी बच्चों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को निकाल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको एक रियल फीलिंग आए। और मॉक टेस्ट भी लास्ट में कराया जाएगा, जिससे कि एक रियल फीलिंग आपको एग्जाम वाली आए। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, और एक क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स प्रीवियस ईयर के दिए जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस भाई एग्जाम तक दिया जाएगा, आप मोटिवेटेड फील कर सके। अगर देखिए कोई भी डाउट होगा तो 6387986764 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 1999 यानी लगभग 2000 में है, लेकिन आपको फिर भी छूट चाहिए तो डीएनएस 10 कैपिटल लेटर में आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा, आपको 10% यहाँ से छूट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।